गुड मॉर्निंग। हमारा जो रिवीजन चल रहा है और हम रिवीजन में आ गए हैं, थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारा जो अब आगे वाला जो चैप्टर है वो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मींस फोर्थ चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। इसमें हम 2 वीडियो आपको देंगे रिवीजन में। तो फर्स्ट रिवीजन चल रहा है हमारा, जल्दी से जल्दी आप एक बार रिवीजन करने से पहले मेरी पुरानी वीडियो को देख लिया करें, उसके बाद रिवीजन को देख लिया करें, जिससे कि आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो हमारा जो है टॉपिक कौन सा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हमारा टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये देखते हैं हम। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्ड से समझ में आ रहा है कि जो ऐसा पर्सन जो रिप्रोडक्शन कर सकता हो, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी हो, उसको हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहेंगे। लेकिन इस केस में क्या है कि हम इसकी डेफिनेशन को और ब्रॉड तरीके से लेते हैं। जैसे वो इमोशनली भी ठीक हो, मेंटली भी ठीक हो, बिहेवियरली ठीक हो, व्यवहार अच्छा हो उसका, सोशली भी ठीक हो उसका। तो WHO के अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन बताई गई है वो ये है कि उसके बॉडी फंक्शंस तो अच्छे काम कर ही रहे हों, लेकिन साथ साथ इसके व्यवहार भी, सामाजिक रूप से भी, मेंटली भी, सोशली भी, ये सब कुछ वेल बीइंग हो, वेल हो, सब कुछ ठीक हो। तो उस ऐसी जो लोग हैं उनको हम क्या कहेंगे? भाई इनके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने 1951 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है हमारा फैमिली प्लानिंग। इस प्रोग्राम में इस बात पे ध्यान दिया गया था कि हमारे जो पर्सन होंगे वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अगर किसी देश के लोग अच्छे हैं, उसमें ज़बरदस्त सोशल फॉरम में है, सामाजिक रूप से अच्छे रहते हैं, झगड़ालू नहीं है, व्यवहार उनका बहुत अच्छा है, तो वो जो नेशन होगा, जो देश होगा, बहुत अच्छा देश होगा। इसको फोकस करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई थी 1951 में। फिर बाद में इसको और डेवलप किया गया, इसमें एजुकेशन को भी रखा गया इसमें फैमिली प्लानिंग में, और इसमें बच्चों की केयर को भी रखा गया कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहले हम फोकस कर रहे थे इंसानों पर, अब हम यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बच्चों पे भी फोकस करेंगे। इसलिए इस फैमिली प्लानिंग को डेवलप करके एक नाम दिया गया RCH प्रोग्राम। इसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। RCH में फैमिली प्लानिंग को और डेवलप कर दिया गया, RCH। ठीक, अब बात आती है कि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्थी बना रहे हैं तो उसकी जो सूचना है समाज पे कैसे पहुंचाएंगे, लोगों के पास कैसे पहुंचाएंगे, जिससे कि लोग जो है जागरूक हो सकें, बहुत एजुकेटेड हो सकें, हमारे सेक्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जान सकें, जिससे कि उनमें STD न हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज न हो, एड्स से उन्हें बचा जा सके। जो हमारे बड़े गंदे कंसेप्ट होते हैं, कुछ जानते हैं, सेक्स से रिलेटेड बहुत गंदे विचार होते हैं कुछ लोगों के बारे में, उसको भी वो हटा सके। यानी कि ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, इसको रख सके इस नज़रिए को। तो इससे लोगों को अवेयर करने के लिए हम प्रिंट मीडिया का भी सहारा लेते हैं, अखबार वगैरह का भी सहारा लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया TV वगैरह पर भी इसके विज्ञापन देते हैं। आपने देखा होगा कि हम दो हमारे दो, एक फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम चलता है, हम दो हमारे दो, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसके बारे में ये प्रोग्राम आपने ये कुछ ऐसे देखे होंगे। तो ये हम लोगों को अवेयरनेस करने के लिए देते हैं। हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है, हमारे देश में इतने डॉक्टर्स नहीं है जितनी की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर्स कम हैं, वेल क्वालिफाइड नर्सेस कम हैं। इससे हमारा देश थोड़ा सा पीछे रहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो हमें इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की। ऐसे नहीं है झोला छाप डॉक्टर है वो आ गए, ऐसे भी नहीं, वो ज़्यादा घातक होते हैं, जानलेवा होते हैं उनका इलाज। तो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स की अनक्वालिफाइड उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो वेल क्वालिफाइड के लिए गवर्नमेंट ने इस पर भी बहुत ज़्यादा निवेश किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है कि डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेजेज में डॉक्टर की सीटें बढ़ाई हैं, जिससे कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन ग्रोइंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर प्रोवाइड
हो सकें। अब ये जो एक कई सारी टेक्निक्स हैं जो हमारा जो बच्चा है माँ के पेट में डेवलप हो रहा है, उससे हम उसके डिसीज़ को जान लेते हैं, कैसे कैसे इसमें डिसीज़ डेवलप हो रही हैं, कैसे कैसे इसमें कोई बीमारी तो डेवलप नहीं हो रही, क्या प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, सही तरह से इसका विकास हो रहा है कि नहीं। तो एक प्रोसेस आती है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस में पहले इसको अलाउ किया गया था एमनियो सेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस। एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस क्या है कि इसमें माँ के पेट से लिक्विड ले लेते हैं, फ्लूइड ले लेते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो के आसपास जो फ्लूइड होता है, और उससे उसमें देख लेते हैं कहीं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है जो क्रोमोसोम जैसे थर्ड जेंडर वगैरह है तो नहीं है। तो अगर बच्चे में एक ऐसी कोई घातक बीमारी है जिससे माँ को भी परेशानी हो सकती है आगे, या फिर बच्चे को परेशानी हो सकती है, तो हम उसको इलाज करना वहाँ पर चालू कर देते हैं या फिर उसको एबॉर्शन करा देते हैं, अगर वो ऐसी परेशानी है जो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस का यूज ज़्यादातर लोग कहाँ पे करने लगे कि ये देखने लग गए कि ये जो डेवलप हो रहा है चाइल्ड, ये गर्ल चाइल्ड है या बेबी चाइल्ड, बॉय चाइल्ड है। अगर वो गर्ल है तो उसको क्या कर देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस को अब इस समय बैन कर दिया गया है। एमनियोसेंटेसिस का मतलब ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एम्ब्रियो के चारों तरफ जो फ्लूइड है उससे हम बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फिलहाल ये एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस क्यों बंद हुई, क्योंकि लोगों ने इसका मिसयूज करना चालू कर दिया, तो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस बंद हो गई। लोग अब हमारा यहाँ पर एक रिसर्च भी चल रही है, इसमें गवर्नमेंट एजेंसी भी रिसर्च कर रही है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी जो है वो भी रिसर्च कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियां भी रिसर्च कर रही हैं कि हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकें, सेक्स से रिलेटेड या फिर जो प्रेग्नेंट से है रिलेटेड या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम कैसे दूर कर सकें, बच्चे में कोई डिसीज आ रही है उसको कैसे दूर कर सकें, अगर मदर है उसमें कोई डिसीज आ रही है उसे कैसे दूर कर सकें, बार बार प्रेग्नेंट हो रही है मदर तो उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसको भी हम कैसे दूर कर सकें। तो हमारा लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, तो उसमें ये इस बात की रिसर्च होती रहती है कि एसटीडीज कैसी कैसी हैं, उनकी दवाएं कैसी कैसी हैं। एसटीडीज का मतलब जो है मैं आगे बताऊंगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ऐसी बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में सेक्सुअल इंटरकोर्स से जाती हैं। तो CDRI है वो भी डेवलप कर रही है। एक सहेली नामक ड्रग उसने बनाई थी, वो सहेली ड्रग जो है ऐसी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधक, जिससे कि बार बार प्रेग्नेंट वुमेन नहीं होती है। अगर बार बार प्रेग्नेंट नहीं होगी तो बच्चे कम होंगे, जिससे कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन बहुत ग्रोथ हो रही है, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जैसे हम नाम दे सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, उसे रोकने में हमें मदद मिल सकती है। जनसंख्या विस्फोट आप ऐसे देख सकते हैं 1900 में, आज से लगभग 100-125 साल पहले दुनिया में 2 अरब की पॉपुलेशन थी और अब 2000 आते आते 6 अरब की पॉपुलेशन हो गई। अब फिलहाल लगभग 7-7.25 अरब की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था लगभग 33 करोड़ लोग हमारे देश में रहते थे और आज जो है लगभग 130 करोड़ से ऊपर लोग हमारे देश में रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 टाइम्स पॉपुलेशन बड़ी है और उससे भी ज़्यादा। तो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, भाई जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही तो आपको पता है रहने में प्रॉब्लम आएगी, लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं होगी, रहने में प्रॉब्लम आएगी, खाने में प्रॉब्लम आएगी, इतनी वहाँ पे हमारे पास संसाधन नहीं है, इतनी पैदावार नहीं होती कि सारी ग्रोइंग पॉपुलेशन को हम खाना दे सकें। हमारे देश में पॉपुलेशन का एक हिस्सा भूखा सोता है, तो खाने में प्रॉब्लम आएगी, रहने में प्रॉब्लम आएगी, कपड़ों के लिए भी प्रॉब्लम आएगी, फूड की प्रॉब्लम, शेल्टर की प्रॉब्लम, क्लॉथ की प्रॉब्लम भी हमारे देश में और आएगी अगर पॉपुलेशन ऐसे ही ग्रो करती रही तो इससे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जागरूकता अभियान चलाए थे, जैसे मैंने अभी बताया था
वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार, जिससे प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने चलाए थे। और इससे बहुत जो अवेयरनेस भी आई है, लोगों पे फर्क भी पड़ा है। और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स की बात करते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड का मतलब है कि हम जन्म दर को रोक सकें। पॉपुलेशन जब ज़्यादा और इसीलिए हुई, पहले बीमारी ऐसी चलती थी कि जब बीमारियों का इतना इलाज नहीं था, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग बीमारियों से मर जाते थे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिलीवरी करने में माँ ही ख़त्म हो जाती थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डिलीवरी होने में बच्चा ही ख़त्म हो जाता था, तो उसमें कमी आई। अब इतने बच्चे ख़त्म नहीं होते, इतनी माँ ख़त्म नहीं होती हैं। तो जब नहीं ख़त्म हो रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, क्योंकि माँ बार बार बच्चे को जन्म दे रही हैं। तो उनको कैसे कंट्रोल कर सकें, बर्थ को कैसे कंट्रोल कर सकें, ये जनसंख्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, जनसंख्या विस्फोट जो है, उसमें हमें कैसे यूजफुल हो सकता है, कैसे लाभदायक हो सकता है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में जो हमारा बर्थ कंट्रोल मेथड है, दूसरा पॉइंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद बर्थ कंट्रोल मेथड हम यूज करते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड में हम कुछ ऐसे मेथड पढ़ेंगे जो बर्थ को कंट्रोल करेंगे। पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का मतलब ये है कि हम नेचुरली बिना कोई किसी सपोर्ट के, बिना केमिकल की सपोर्ट के, बिना किसी बैरियर की सपोर्ट के, नेचुरली हम बर्थ को नेचुरली कैसे कंट्रोल कर सकें बर्थ को। तो इसमें जो पहला वाला आता है, इसमें आता है पीरियोडिक एविस्टेंस। 3 बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। पीरियोडिक एविस्टेंस का मतलब है मेस्ट्रुअल साइकिल में 10 से 17 वाला दिन है, मेस्ट्रुअल साइकिल का 10 से 17th वाला जो दिन है, लगभग 1 वीक, इसमें हाई फर्टिलिटी पीरियड है ये। अगर इस ड्यूरिंग हम वुमेन से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करके बाद में करते हैं तो बर्थ नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसमें आपने देखा होगा फीमेल में मेस्ट्रुअल साइकिल में लगभग 14th डे पर, 14वें दिन हमारा ओव्यूलेटरी फेज होता है, जो ओवम निकलता है। तो ओवम के टाइम पे जब ओवम निकल रहा है, जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स न करें तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो हमारा ये नेचुरल मेथड का पहला है पीरियोडिक एविस्टेंस। और दूसरा है विड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्ट्स। जैसे ही मेल में स्पर्म रिलीज होने वाले हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है अगर मेल पार्टनर, और उसमें स्पर्म रिलीज होने वाले हैं उसके, तो जब ही वो वेजाइना से पेनिस को बाहर निकाल रहे, जिसे हम क्या कहते हैं, विड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्ट्स। अगर वो बाहर निकाल लेगा वेजाइना से पेनिस को, तो जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वो फीमेल बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होंगे, तो वहाँ पर बर्थ नहीं होगी। एक आता है लैक्टेशनल एमेनोरेजिया। डिलीवरी के लगभग 6 महीने तक मेस्ट्रुअल साइकिल होती नहीं है, और जब मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो वो रिलीज नहीं होगा। तो ये वाला पीरियड भी हमारा क्या है, नेचुरल मेथड है, यानी कि नेचुरल पीरियड है जिसमें बर्थ नहीं होती है, अगर इन पीरियड्स को हम ध्यान में रखें तो। ये दूसरा वाला आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या है, भाई बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, तो बर्थ कंट्रोल हम इससे कर रहे हैं कि कैसे भी स्पर्म को ओवम से मिलने न दिया जाए। बैरियर मेथड में क्या करते हैं कि हम कुछ बैरियर्स लगा लेते हैं, जैसे कंडोम्स आते हैं, निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है कंडोम्स की, तो वहाँ पर स्पर्म्स कंडोम्स में ही रह जाएंगे, वो फीमेल बॉडी के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अंदर नहीं जाएंगे, जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें डायफ्राम भी आता है, सर्विकल कैप्स भी आता है, वॉल्ट्स भी आते हैं, अलग अलग तरह के ये डिजाइनेटेड प्लास्टिक के बने हुए या फिर रबर के बने हुए पार्ट्स आते हैं, जो फीमेल बॉडी में सर्विक्स के ऊपर भी सेट हो जाते हैं ढक्कन जैसे, जिससे कि वो स्पर्म को फीमेल के अंदर फर्दर यूट्रस में नहीं जाने देते, स्पर्म्स को तो रोक देते हैं। तो ये बैरियर मेथड है, यानी कि ये बैरियर लगा दें जिससे कि स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर न जा पाए, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, बैरियर मेथड हो जाएगा। एक आता है आईयूडीज मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। आईयूडीज
इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। आईडीज मेथड ऐसा है कि इसमें यूट्रस में हम कोई ऐसी चीज़ फिट कर दें जिससे कि वो स्पर्म्स को ऊपर फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाने दे, तो उनको हम क्या कहेंगे, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेरिन का मतलब यूट्रस में हम कोई चीज़ ऐसी लगा रहे हैं। तो ये जो है आईडीज अलग अलग तरह की होती है, इससे नॉन मेडिकेटेड भी होती है। नॉन मेडिकेटेड का मतलब प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील की होंगी, यूट्रस में लगा देते हैं जिससे कि स्पर्म को इनएक्टिव कर देता है, ऊपर नहीं जाने देता। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज भी होती हैं, जो कॉपर 7 है, कॉपर टी है, जिसे लगा देते हैं तो कॉपर आयंस रिलीज करती है। कॉपर रिलीजिंग आयोडी जो है कॉपर आयंस रिलीज करती है जिससे कि स्पर्म की मोटिलिटी खत्म हो जाती है, स्पर्म मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और अगर स्पर्म मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा, तो वहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन नहीं होगी। केमिकल आयोडीज भी आती हैं जो केमिकल्स रिलीज करती हैं जिससे कि स्पर्म को क्या कर देती हैं, वो बिल्कुल डीएक्टिवेट कर देती हैं। उसे स्पर्मिसाइड भी होती हैं, बिल्कुल स्पर्म्स को ख़त्म कर देती हैं, बेकार कर देती हैं, डिजनरेट कर देती हैं। तो प्रोजेस्टासेरेट है, LNG-20 है, ये हमारी कौन सी हैं, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं जो स्पर्म्स को बेकार कर देती हैं। अब आपने देखा कि ये आयोडीज मेथड है। एक आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि हम केमिकली रूप से कुछ टैबलेट्स या फिर कुछ इंजेक्शन वुमेन को देते हैं जिससे कि वुमेन में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। जब वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी तो वहाँ पर बर्थ नहीं होगी। तो केमिकल मेथड भी हमारा फोर्थ वाला केमिकल मेथड है। केमिकल्स में टैबलेट्स या पिल्स के तौर पर छोटी छोटी गोलियां दी जाती हैं। ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स की या ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कंबाइन करके टैबलेट्स दी जाती हैं जिससे कि नॉर्मल जो साइकिल चलती है, मेस्ट्रुअल साइकिल है, वो नॉर्मल साइकिल नहीं हो पाती। जब नॉर्मल में मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा। जब ओवम रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अलग अलग तरह की भी हमारी वहाँ पर न्यू एक सहेली है, मैंने आपको बताया था, और न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, मुंह से इसे ले लेते हैं, दवा टैबलेट है, मुंह से खा लेते हैं जिससे कि फीमेल जो है कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाती है, जो उसमें प्रेगनेंसी नहीं होती। कुछ ऐसी भी हैं जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, जैसे अनवांटेड 72 है। अगर ऐसी जो टैबलेट्स हैं वो अगर किसी से अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, जैसे फीमेल नहीं चाहती थी, जैसे रेप वगैरह के केस में होता है, तो वो ऐसी टैबलेट लेते हैं जिससे कि वो उस केस में प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। तो ये हमारी कुछ केमिकल मेथड में हमारी कुछ पिल्स या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में ये लेते रहते हैं। अब आता है एक सर्जिकल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड का सबसे ज़्यादा असरदायक है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होगा, मेल में वेसेक्टोमी होती है, सर्जिकल मेथड में क्या है कि मेल में क्या करेंगे, उसके वासा डिफरेंस को काट देते हैं और आसपास बांध देते हैं या रिमूव कर देते हैं छोटे वाले पार्ट को, जिससे कि टेस्टिस से स्पर्म ऊपर नहीं आ पाते। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में जब स्पर्म जाएंगे नहीं तो प्रेग्नेंट वुमेन हो नहीं पाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी किस में होती है, मेल में। एक फीमेल में होती है ट्यूबेक्टोमी, उसमें फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं छोटे वाले पार्ट को, या फिर काट के आसपास बांध देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी। तो ये सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड में वापस अगर वो फीमेल चाहे या मेल पार्टनर चाहे, फादर चाहे कि हम दोबारा पिता बन सकते हैं, दोबारा अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके रिवर्सिबल चांसेस बहुत कम होते हैं सर्जिकल मेथड में। केमिकल मेथड के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं कि बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो इरेगुलर हो जाती है, या बॉडी में कोई और प्रॉब्लम होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, एंजाइटी सी रहती है, चिंता सी रहती है, उदासी सी रहती है, और किसी में क्या है कि एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होने लगता है, नोस हुआ उल्टी सी होने लगती हैं। तो ये भी कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं
केमिकल टैबलेट्स लेती हैं कुछ लेडीज, उनमें देखा गया है। लेकिन फिर भी हम इनके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो योगदान है उसको नकार नहीं सकते, खासकर उस पीरियड में जब हमारे देश में पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड है, बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रही है, तो उसको केमिकल मेथड के योगदान को भी हम फिर भी कम नहीं कर सकते, हालांकि इनके साइड इफेक्ट हैं। अब आता है एक टॉपिक है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी आती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या है कि अगर ये जान लें कि अगर वो बच्चा डेवलप हो रहा है, माँ की सेहत अच्छी नहीं है, वो प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा डेवलप हो रहा है, तो अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे को एबॉर्ट करा देना, बाहर निकलवा देना, तो ये इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी भी हम कहते हैं एमटीपी को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को वहीं पर रोक दो, बच्चे को बाहर निकलवा दो। अगर बच्चे में ऐसी कोई गंभीर बीमारी जिससे वो ठीक नहीं हो सकती, जब भी हम एमटीपी का सहारा लेते हैं। तो 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने एमटीपी को बड़े स्ट्रिक्ट लॉ के आधार पर अलाउ किया था, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे रहते हैं जो फीमेल चाइल्ड होती है उसको अबॉर्ट करा देते हैं, कहते भाई हम नहीं कर रहे, लेकिन ये गलत है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर बैन कर रखा है। अगर डॉक्टर ये कह देता है कि हाँ ये जरूरी है बच्चा को बाहर निकलवाना, कुछ ऐसी परेशानी है, या फिर वो नहीं चाह रहा पे कपल के हम बच्चे प्रेग्नेंट रहें, अब हमारे पास इतने बच्चे हैं या 2 या 1 बच्चा है, अब वो बच्चा नहीं पैदा करना चाह रहे हैं, तो वो एमटीपी का सहारा लेते हैं। स्ट्रिक्ट इसके लॉ हैं, उसके अकॉर्डिंग एमटीपी को करा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल केस में एमटीपी को बैन है, एमटीपी को नहीं करा सकते। एमटीपी का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अपनी इच्छा से प्रेगनेंसी को खत्म कराना। दुनिया भर में लगभग 45 से 50 एमटीपी हर साल होती हैं, लगभग 250 प्रेगनेंसीज दुनिया भर में होती हैं, उसमें 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो एमटीपी से ख़त्म करा दी जाती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि एमटीपी को करा रहे हैं तो इसे लगभग दुनिया में इससे कितनी पॉपुलेशन कम हो रही है, लगभग 1/5 टोटल प्रेगनेंसी जितनी होती है उसकी 1/5 जो प्रेगनेंसी है वो एमटीपी से खत्म करा दी जाती है। तो ये हमारा एमटीपी का वाला केस था। तो एमटीपी करानी चाहिए तो मैंने बताया था पहले ही, क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाइड नर्स से करानी चाहिए। अनक्वालिफाइड जो क्वैक्स होते हैं, नीम हकीम वाले जो होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर या नर्स होती हैं, अगर उससे एमटीपी करवाते हैं तो माँ के लिए भी खतरा हो सकता है, बच्चा तो है ही नहीं, खैर माँ के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा घातक हो सकती है। तो एमटीपी क्वालिफाइड डॉक्टर से कराना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका थोड़ा सा वीडियो और बनाएंगे, इस चैप्टर का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।